स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कंटिन्यूइंग जर्नी में उदय 2.0। जी हां, उदय यानी उसका आगाज, शुरुआत जो हमने करी थी आप लोगों के कॉमर्स के क्लास 11th के कोर्स की, उसकी अकाउंटेंसी की आज की यात्रा में मैं आपका अकाउंटेंसी मेंटर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर लिया होगा और निश्चित तौर पे फ्री इजीली वाला कूपन सबने लगा भी लिया होगा। बार बार याद दिलाया था हम लोगों ने। क्या आप सभी ने वो कूपन इंप्लीमेंट करा और उसे अप्लाई करके जो स्पेशल सरप्राइज हमने आपके लिए रखा था, यानी कोर्स टोटली फ्री, इस मौके का सबने फायदा उठा लिया है? इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन डे 5 है आज हमारा, यानी लेक्चर नंबर 5। हम देखते आ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जी हां, अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी हम जुटा चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, उसके फायदे, उसकी लिमिटेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ब्रांचेस, हमने सब कुछ स्टडी किया दोस्तों, समझा कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। अब बात आ गई है इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ और डिटेल समझने की। आगे बढ़े थे हम अपनी जर्नी में, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1 स्टडी करा था, जहां पे हमने कुछ 5 टर्म्स हम लोगों ने समझे थे। वी स्टार्टेड विथ, क्या क्या समझ लिया अपन ने? बेसिक जो टर्म्स थे, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने समझा, हमने ये देखा कि इवेंट आखिर होती क्या है, हमने समझा किसे कहते हैं कैपिटल और क्या होती हैं जी ड्राइंग्स। साथ में आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था हमारे 2 बहुत ही अजीज दोस्तों से। अजीज दोस्त क्यों? क्योंकि ये अब हमारी आगे की जर्नी में हमारा बहुत साथ देने वाले हैं, और ये अजीज दोस्त थे हमारे असेट्स एंड आर लायबिलिटीज। तो ये टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। एक बार जरा रिवाइज करके देखें फटाफट से कि हमारे टर्म्स क्या क्या थे और कितने टर्म्स हमें समझने हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो सेकेंड जर्नी है हमारी, उसे स्टार्ट करने के लिए? आर यू गाइज रेडी? चलो तो फिर चालू करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं और जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं, शुरुआत के 5 टर्म्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। कौन कौन से टर्म्स गाइज? एक था बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लायबिलिटी एंड असेट्स। हमने असेट्स को पहली प्रायोरिटी पे रखा था, लायबिलिटीज उसके बाद समझी थी, और इसका कारण मैंने बताया था, क्योंकि लाइफ में असेट्स गिनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन असेट्स को गिनना और उन्हें लाइफ में मेंटेन करके चलना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में दोस्तों आपको मैं अगले तकरीबन 8 टर्म्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हम शुरुआत करेंगे रिसीप्ट से, बढ़ेंगे आगे एक्सपेंडिचर्स पे, वहां से हम समझेंगे कि एक्सपेंसेस आखिर हैं क्या, किसे कहते हैं हम कॉस्ट, क्या होती हैं लॉसेस, किसे बोलेंगे इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स। ये सारे यानी कि 8 टॉपिक्स आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं पूरे जोश के साथ आप लोग जुट चुके हैं हमारे साथ और तैयार हैं इन टर्म्स को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये टर्म्स बहुत मजेदार होती हैं। कई टर्म्स ऐसी हैं जिनके बीच में हम वर्ड प्ले भी करेंगे, कि खेलेंगे कुछ थोड़ा सा, क्योंकि अकाउंटेंसी आखिर है ही खेल। बहुत अच्छा खेल है, आगे समझेंगे भी किस तरह का खेल है। शुरुआत में बस इतना बताना चाहूंगा कि खेल मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। चलिए, तो फिर देर किस बात की, फटाफट चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें किन टर्म्स के बारे में समझना होगा? जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझाने वाला हूं 2 टर्म्स। क्या क्या हैं ये 2 टर्म्स? पहली टर्म होने वाली है जी रिसीप्ट्स और दूसरी टर्म होगी एक्सपेंडिचर्स। आपस में रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं। रिसीप्ट्स होंगी तभी एक्सपेंडिचर्स के लिए हमारे पास कुछ होगा जी, हाथ में पैसा। तो समझते हैं सबसे पहले कि रिसीप्ट्स क्या होती हैं,
क्या उसके कुछ प्रकार भी हैं, जो कि मैं स्पॉइलर अलर्ट बता ही रहा हूं? जी हां, उसके प्रकार होते हैं। क्या इसी तरह एक्सपेंडिचर्स के भी प्रकार होते हैं? तो बिल्कुल एक्सपेंडिचर्स के भी प्रकार होते हैं। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग समझने के लिए क्या है रिसीप्ट्स और क्या है एक्सपेंडिचर्स? लेट अस गो। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर रिसीप्ट्स होती क्या है। क्या आप जानते हैं रिसीप्ट्स किसे कहा जाता है? अगर इसका शुद्ध हिंदी अनुवाद मैं करता तो आप मुझसे बोलते कि सर रिसिप्ट का मतलब शायद रसीद होता है। अच्छा ठीक है, आपने कहा रसीद होता है, मान लेते हैं रसीद होता है। रसीद आखिर किस चीज की होती है बताइए मुझे। आपके दिमाग में एक जवाब बिजली की तरह कौंध गया होगा कि सर रसीद दी जाती है किसी व्यक्ति को जब हमने उससे कुछ पैसा रिसीव किया होता है, पैसा हमें मिला होता है, तो उसके बदले में हम उसे एक पर्ची पे लिख के देते हैं कि आपसे हमने इतना पैसा बरामद किया या प्राप्त किया, इसी को कहते हैं रसीद। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बस यहां पे हम इसे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूंगा रिसीप्ट इज कैश या मॉनेटरी रिसीप्ट इन ल्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स। कहने का मतलब आप जो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उस प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट जो अमाउंट आपको मिल रहा है, इसे कहा जा सकता है रिसीप्ट। अब यहां पे हम थोड़ा सा और बदलाव लाते हैं। यहां पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि भैया रिसीप्ट्स क्या हुआ। रिसीप्ट्स सिंपल है, रिसीविंग कैश। इतना सा समझते हैं हम, बहुत बेसिक लेवल पे बात करें कि सर रिसीप्ट्स क्या हुई। रिसीप्ट्स का मतलब हुआ रिसीविंग कैश। आपको अगर पैसा मिल रहा है, हम कहेंगे ये है आपके लिए रिसीप्ट्स। अच्छा सर, पैसा मिल रहा है, आप कहेंगे ये है हमारे लिए रिसीप्ट। सर एक बात बताओ कि रिसीप्ट हर तरह की हो सकती है क्या? बिल्कुल, रिसीप्ट दो तरह की तो होंगी ही होंगी और उसमें हर तरह की रिसीप्ट कवर हो जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सर रिसीप्ट्स के जो आप कह रहे हैं टाइप्स, जरा हमें ये टाइप्स बता दीजिए। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं जी रिसीप्ट के टाइप्स। तो गौर फरमाइएगा जरा, रिसीप्ट का पहला टाइप जो हम समझेंगे दैट वुड बी कैपिटल रिसीप्ट, और रिसीप्ट का दूसरा टाइप जो हम समझेंगे वो होगा जी रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या क्या टाइप देखे हमने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक है जी हमारा कैपिटल रिसीप्ट और दूसरा है जी हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। सर जरा आसान शब्दों में समझाइए कि कैपिटल रिसीप्ट आखिर होगी क्या? तो बेटा ये समझो, कैपिटल रिसीप्ट का मतलब हुआ जो कभी कभी आपको रिसीप्ट हो रही हो। इसको हम शुद्ध अगर समझना चाहें तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एक टर्म, वंस इन अ ब्लू मून। क्या किसी ने नीला चांद देखा है? क्या किसी ने नीला चांद देखा है? सुपर मून, रेड मून, ये सब आपने सुना है। ब्लू मून क्या हुआ? ब्लू मून होता है जी एक इंग्लिश फ्रेज जिसका मतलब यह होता है कि बिरला कभी हो रहा हो, यानी बहुत ही रेयर चांस है, या ऐसा कहूंगा जिसकी अकरेंस रेगुलर नहीं होती। तो कैपिटल रिसीप्ट के बारे में अगर हम कह रहे हैं वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि ये कभी कभार ही आपको मिलती हैं, इनकी रिपीटेटिव अकरेंस नहीं होती। एक बिजनेस अपनी लाइफ टाइम में कैपिटल रिसीप्ट्स बहुत कम बार देख पाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अब आप फिक्स्ड असेट इस टर्म से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप जानते हैं फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि सर ऐसी प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए जो प्रॉपर्टी बिजनेस होल्ड करता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। उसे बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा गया है। अगर कभी फिक्स्ड असेट बेची जा रही है किन्हीं कारणों की वजह से, तो उससे होने वाली जो रिसीप्ट होगी, यानी जो कैश हम रिसीव करेंगे, वो होगी सर हमारी कैपिटल रिसीप्ट। अच्छा जी, कैपिटल रिसीप्ट को अमूमन दिखाया कहां जाता है? और मैं अमूमन नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कैपिटल रिसीप्ट इज ऑलवेज शोन कहां? शोन इन द
बैलेंस शीट। जी हां दोस्तों, कैपिटल रिसीप्ट हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। जब भी इस तरह का, इस नेचर का कोई अमाउंट आपको मिलेगा, इसका डिपिक्शन हम करेंगे ऑलवेज इन आवर बैलेंस शीट। तो यहां पे हम अगर बात करें कैपिटल रिसीप्ट के बारे में, तो हमें दो नेचर पता चले, दो फीचर्स पता चले। एक कि ये कभी कभार होगा, यानी रेपिटेटिव नेचर नहीं है। दूसरी बात, इसे दिखाया जाता है अपनी बैलेंस शीट में। कंपनी या बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे आप अपने कैपिटल रिसीप्ट को। ठीक है, अब कैपिटल रिसीप्ट की बात करी, फटाफट से जरा चलते हैं हम रेवेन्यू रिसीप्ट को समझते हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट इससे बिल्कुल उलट मान लेता हूं मैं। रेवेन्यू रिसीप्ट को मैं कहूंगा क्या? इट हैज अ रेकरिंग नेचर, बार बार होती है, रिपीटेटिव नेचर की होती है, एक साल में कई बार हो सकती है, वो होती है जी रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं मुझे? क्या होगा रेवेन्यू रिसीप्ट का एग्जाम्पल? बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी गुड्स में डील करते हैं, आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिल रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको एक साल में कई बार मिलेगी, है कि नहीं दोस्तों? समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? इसीलिए रेवेन्यू रिसीप्ट को हम कहते हैं इट हैज अ रिकरिंग नेचर, रिपीटेटिव नेचर, बार बार होगा, एक साल में कई बार हो सकता है, या मैं कह सकता हूं हर साल भी हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि एक साल में कई बार हो, ऐसा हो सकता है हर साल हो रहा हो। एग्जाम्पल इसका क्या कहेंगे हम? एग्जाम्पल, यहां पे आपने फिक्स्ड एसेट्स की बात करी थी, यहां पे आप बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स, जो बिजनेस आप कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सर सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं, तो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी दोस्तों हो गई आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट। उस सर्विस प्रोवाइड करने से जो कैश रिसीव होगा वो भी हुई आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट। चलिए बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। रेकरिंग नेचर हमने यहां देखा, ये फिक्स्ड है, वंस इन अ ब्लू मून होता है, ये रेकरिंग नेचर है, हमने एग्जाम्पल भी कर लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? डिपिक्शन। कैपिटल रिसीप्ट का डिपिक्शन आपने बोला कि सर ये तो आ जाती है हमारी बैलेंस शीट में, है ना? कैपिटल नेचर के लिए आप कह रहे हैं ये तो आ जाती है बैलेंस शीट में, तो रेवेन्यू नेचर को कहां दिखाएं सर? रेवेन्यू नेचर को दिखाएंगे दोस्तों आप अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये आपकी बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो इसका डिपिक्शन किया जाता है जी योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ आ गया है। ये हमने बीच में एक लाइन खींच दी है ताकि हमारा डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत स्ट्रेट लाइन खींची है, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसे ही लाइन खींची जानी चाहिए जब हमें डिफरेंशिएशन बताना होता है कि भाई ये साइड एक है, ये साइड अलग है। तो यहां पे ये दोनों आपस में क्या कहेंगे कि हमें उनके साथ मत गिनिए, हम उनसे अलग हैं भाई साहब। चलिए, तो रिसीप्ट हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है सर एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर को आप किसी अलग कलर से समझा सकते हैं? बिल्कुल, आपने कहा, हमने माना, हम एक्सपेंडिचर को समझाएंगे ऑरेंज कलर से। तो एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? एक्सपेंडिचर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से बोला जाएगा? तो रिसीप्ट का क्या था? हमने बोला था रिसीविंग कैश। तो एक्सपेंडिचर को क्या मैं सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं कि एक्सपेंडिचर्स होंगे जी पेइंग कैश, कि सर कहीं पे अगर हमें कैश पे करना पड़ रहा है। देखो यहां पे हम सब कुछ सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान शब्दों में समझानी है मुझे ये सारी बातें आपको, और उसी तर्ज पे मैं आपको सिर्फ रिसीविंग और पेइंग कैश के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। अगर हम डिटेल में बात करें तो एक्सपेंडिचर को समझाया इस तरीके से जाता है कि कैश का इस्तेमाल करना या कोई ट्रांसफर करना, आप अपने हाथ से कोई असेट ट्रांसफर करें टू अक्वायर सम अदर असेट। किसी असेट को अक्वायर करने के लिए, किसी भी तरह की असेट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म असेट अक्वायर करने के लिए कैश अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कहलाती है एक्सपेंडिचर। अब कैश ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? कोई चीज खरीदनी है तो कैश पे ही तो करेंगे, तो इसीलिए हमने इसे बहुत ही बेसिक टर्म में यहां लिखा कि एक्सपेंडिचर्स का मतलब पेइंग कैश। जैसे रिसीप्ट्स का मतलब था रिसीविंग कैश, वैसे एक्सपेंडिचर्स का मतलब हमने लिख दिया पेइंग कैश। अब वापस से किसके दिमाग में बिजली कौंधी?
कि सर अगर रिसीप्ट्स के दो टाइप थे तो क्या एक्सपेंडिचर्स के भी दो टाइप होंगे? अगर आपने ये सोचा है अभी अभी अपने मन में, तो मैं कहूंगा क्यूडोस टू यू, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, एक्सपेंडिचर्स के भी होंगे जी दो टाइप। तो एक्सपेंडिचर्स के दो टाइप भी हम अभी यहां पढ़ते हैं। क्या क्या टाइप होंगे सर? क्या वही टाइप होंगे? बिल्कुल सही जवाब, वही टाइप होंगे। एक्सपेंडिचर्स विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एंड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर्स का भी क्लासिफिकेशन हम उसी तौर पे करेंगे कि कैपिटल हो गया और रेवेन्यू हो गया। अब दोबारा वही बात, क्या होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? इनका नेचर कैसा होगा? नेचर फिर वही होने वाला है, क्या? वंस इन अ ब्लू मून, सदियों में, सालों में एक बार करे जाने वाले खर्चे। ऐसी एक्टिविटी जहां कैश पे किया जा रहा है लेकिन असेट एक्वायर करने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years, 3 years, 4 years, उस तरीके से कि 4 साल में एक बार हो रहा है कोई खर्चा, 10 साल में एक बार हो रहा है कोई खर्चा, उस खर्चे को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। तो हम यहां पे भी क्या लिखेंगे? नेचर तो मैं वही लिखने वाला हूं, वंस इन अ ब्लू मून, सिंपल। अब यहां वंस इन अ ब्लू मून लिखें तो साथ के साथ रेवेन्यू में हम क्या लिखने वाले हैं सर? रेवेन्यू में हम लिखने वाले हैं रिकरिंग नेचर। ये बार बार होते हैं सर खर्चे। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन का टाइम आ गया है, और साइड बाय साइड कंपैरिजन में हमारी मदद करने के लिए वही हमारी कंपैरिजन वाली लाइन भी आ गई है, जिसने कहा कि रुको जरा, पहले मुझे आ जाने दो, फिर हम इधर इधर की बातें करते हैं। इधर उधर की बातें हम करते हैं, वो बातें हो रही हैं ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए वंस इन अ ब्लू मून, ऐसे खर्चे जो बहुत समय में एक बार करे जा रहे हैं किसी असेट को अक्वायर करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या कहूंगा? जहां हमने रिसिप्ट की बात करी थी सेल, यहां आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यहां पे एग्जाम्पल आपने क्या लिया था? रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए आपने कहा था मुझे कि सर सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस। यहां पे हम क्या करेंगे? परचेज ऑफ गुड्स या फिर सर्विस आपने रिसीव करी है किसी से। आप अपने घर पे एसी ठीक करवाते हैं जी, ये हुई सर्विस रिसीव करना। उसके बदले में आप पैसे देते हैं सर्विस वाले को, रिपेयरमैन को, तो वो है आपके लिए एक्सपेंडिचर। साल में एक बार आपको एसी की सर्विस करानी पड़ रही है, लेकिन हर साल करानी पड़ रही है, हो गया रिकरिंग नेचर। एसी खरीद के लाए थे, एक बार ले आए, 4, 5, 6, 7, 8 साल तक वही एसी काम कर रहा है घर में, हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब समझे कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है अकाउंटेंसी जब आप बात करते हैं किन चीजों से? इन रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स अगर हम लेके चलें तो बेटा अकाउंटेंसी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना समझने की, मजा ही आ जाएगा अलग से। चलो अब बात करते हैं इसके डिपिक्शन की। तो कैपिटल चाहे रिसीप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, इसका डिपिक्शन होगा कहां? डिपिक्टेड इन द बैलेंस शीट। ये हमेशा बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होगी। असेट नहीं खरीद के आए हैं, असेट दिखा दी जाएगी बैलेंस शीट में। ये रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको? इसे रिकॉर्ड कर देंगे जी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब अपन समझ चुके हैं दो बहुत ही मजेदार टर्म कि सर रिसीप्ट्स क्या हुई हमने समझ लिया, और एक्सपेंडिचर्स क्या हुए ये भी हमने समझ लिया। लेकिन ठहरिए, क्या सर इसके सिर्फ दो ही टाइप होने चाहिए? क्या ऐसा नहीं है इसका एक टाइप और आप हमें समझा सकें? बिल्कुल समझा सकता हूं, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक छोटा सा हमारा ब्लैंक कॉलम। ब्लैंक पेज इसीलिए क्योंकि अब जो हम समझने जा रहे हैं उसके लिए जरा हम इंक चेंज कर लें, बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये है आपके डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या टर्म यूज कर लिया आपने अभी अभी, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? रेवेन्यू तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब सर ये बार बार होने वाले खर्चे हैं। ठीक है, मानता हूं मैं कि हाँ ये बार बार होने वाले खर्चे हैं, लेकिन सर इससे पहले एक ये वर्ड आपने लिख दिया है, इसका जरा मतलब समझाएंगे कि ये डेफर्ड आखिर क्या बला? आपने यहां अभी अभी लिखा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये डेफर्ड क्या बला है, जरा बताएंगे हमें? बिल्कुल समझाएंगे मेरे दोस्तों, क्यों नहीं समझाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे, यानी कि एक्सपेंडिचर्स दैट आर revenue in nature but their advantage या benefits, their advantages or benefits are received by the business over a number of years। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे खर्चे जिनका नेचर रेवेन्यू है, यानी रिपीटेटिव नेचर के हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले बोलेंगे कि रेवेन्यू है, मतलब बार बार होगा खर्चा, लेकिन उसका एडवांटेज या बेनिफिट जो होगा ना, वो बिजनेस को ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स मिलने वाला है। क्या यहां पे आप लोग मुझे सोच के बता सकते हैं कि सर ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है? एक छोटा सा हिंट दूं, छोटा सा हिंट मैं आपको दूंगा, सेलिब्रिटीज एज ब्रांड एम्बेसडर्स, विच इज, इसका एग्जाम्पल जो सबसे प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है वो है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जी हां, किसी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, किसी सुपरस्टार को, किसी क्रिकेटर को, किसी फुटबॉलर को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, उनसे एड्स करवाते हैं। इन एड्स के लिए आप लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि इन लाखों करोड़ों रुपयों को खर्च करने के बाद इनसे होने वाला बेनिफिट बस इस एक साल में मिलने वाला है? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का तो मतलब ही यही था, ऐसे खर्चे जो इस साल में ही करे जा रहे हैं जिससे कि उसका फायदा इसी साल में मिल जाए। दैट इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस। तो क्या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, अगर मोटा तगड़ा खर्चा 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ऐसा कोई खर्चा आप कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का, क्या उससे मिलने वाला फायदा बस एक साल के लिए ही लिमिट रहेगा? क्या आप संतुष्ट होंगे कि उससे सिर्फ फायदा मुझे एक ही साल मिले? नहीं ना। इसीलिए इन खर्चों के लिए बनाई गई ये स्पेशल कैटेगरी कि भैया खर्चा बहुत बड़ा है और ये बार बार किया भी जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं होता आज बना दिया और बस छोड़ दिया हमने इसके बाद से कि देखी जाएगी भाई, अब होने दो जो हो रहा है। ना ना ना, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसके बाद 3 महीने बाद, 6 महीने बाद नया ऐड किया जाता है, खर्चा दोबारा होता है, उससे मिलने वाले बेनिफिट आगे हम अगले आने वाले सालों में उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए ये एक कैटेगरी और होती है एक्सपेंडिचर्स की, विच इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल भी मस्त है और आसानी से समझा भी जा सकता है। चलिए बात करते हैं अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट्स की, और अगले कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमें अब पढ़ने हैं, वो हैं जी ये सब आप समझेंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, कॉस्ट, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस मजेदार सी जर्नी पे चलने के लिए? क्योंकि ये जर्नी अब कंटिन्यू होते होते आपको समझाएगी इन सब के बारे में भी, और इनके बीच में छोटे 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 क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। चलो लेट अस स्टार्ट द जर्नी। चलिए, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, अब हम बात करने वाले हैं किन की? हम बात करेंगे जी एक्सपेंसेस की।
एक्सपेंसेस क्या हुए, एक्सपेंडिचर्स क्या थे और एक्सपेंसेस क्या हुए। क्या मतलब समझा था हमने एक्सपेंडिचर से? एक्सपेंडिचर का हमने मतलब समझा था कि कुछ भी असेट अक्वायर करनी हो या कुछ और चीज अक्वायर करनी है, एनी प्रॉपर्टी दैट नीड्स टू बी अक्वायर्ड, व्हाटएवर द मनी दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर दैट, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर था। तो अब एक्सपेंसेस क्या हुए सर? एक्सपेंसेस उसका एक छोटा फॉर्मेट समझिएगा। एक्सपेंसेस का मतलब है द कॉस्ट इनकर्ड टू, किस चीज की कॉस्ट? क्या हो सकती है कॉस्ट, बताइए। इसका मतलब हुआ कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एंड सेल, क्या? सेल गुड्स सर। जो भी खर्चा इनकर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, वहन किया जा रहा है, किस चीज के लिए? गुड्स को बनाने के लिए और बेचने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुए? जो परचेस कॉस्ट होती है, खरीदने से रिलेटेड सारे खर्चे, चाहे आप रेंट पे कर रहे हैं, चाहे आप सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर आपकी असेट्स की वैल्यू में हो रही है किसी तरह की कमी, जिसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। असेट की वैल्यू में कमी हो रही है क्योंकि आप असेट इस्तेमाल कर रहे हैं या समय बीतता जा रहा है, असेट पुरानी हो रही है, कारण कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन असेट की वैल्यू में कमी हो रही है, यह है आपका डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। कहने का मतलब क्या हुआ? इस खर्चे में आपके हाथ से पैसे की आउटफ्लो नहीं हो रही है, पैसा आपके हाथ से जा नहीं रहा है, आपकी असेट की वैल्यू में कमी आ रही है। दिस इज अ नोशनल एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। बस हम ये मान रहे हैं ये हमारे लिए खर्चा है, हमें नुकसान पहुंचा रही है ये चीज, हमारी असेट की वैल्यू दिन ब दिन साल दर साल गिरती जा रही है, लेकिन हाथ से एक्चुअली पैसा नहीं जा रहा। बाकी खर्चे आपने देखे, परचेस कॉस्ट, किसी चीज को लेके खरीद के आने का जो खर्चा है, किराया, रेंट, सैलरी, जो आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हैं, ये सब आपके हाथ से पैसा आउटफ्लो होगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस है लेकिन हाथ से पैसा नहीं जाने वाला भाई साहब। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए हम अगले कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉस्ट। क्या समझते हैं आप कॉस्ट से? व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू थिंक यू नो अबाउट कॉस्ट? क्या क्या समझते हैं आप कॉस्ट से, जरा मुझे बताइए। सर कॉस्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा है? लागत पढ़ी है सर, किसी चीज को बनाने के पीछे होने वाला खर्चा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ बनाने के लिए किया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज को खरीदने के लिए भी किया जा रहा हो खर्चा? बताओ बताओ बताओ, एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, क्योंकि हमने अभी अभी एसी का एग्जाम्पल लिया था, गर्मियां चली रही हैं तो एसी का एग्जाम्पल ज्यादा सूटेबल लगता है। आप अपने लिए लेके आते हैं घर के लिए एक एसी, तो आपका कोई भी परिचित, कोई भी पड़ोसी, कोई भी दोस्त, कोई भी यार आपसे क्या सवाल पूछेगा कि यार इसका कुल खर्चा कितना आया? सुना है, खर्चा कितना आया, कहने का मतलब क्या हुआ? कुल मिला के क्या लगा भैया बता दो। अब ये कुल मिला के क्या लगा में क्या बात आती है? खरीदा, ऑब्वियसली खरीदने का तो खर्चा आना ही है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन दोस्तों खर्चे और भी होते हैं। एसी कंधे पे टांग के नहीं लाने वाले हो, क्या किया होगा? कैरियर ऑटो बुक कराया होगा, जिसको कहा होगा कि भैया ये एसी इस एड्रेस पे लेके आ जाइएगा। वो एड्रेस पे पहुंचा, उसने देखा कि भाई घर नीचे वाला नहीं है, 4 मंजिला ऊपर है और लिफ्ट बंद है। तो क्या गाना है वो जुड़वा का कि लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। अब दिल रजामंद हो या ना हो, लेकिन एसी लाना जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है। अब ऊपर तक ऊंची है बिल्डिंग, इस ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमारे भाई साहब, जो हमारे ऑटो वाले भाई साहब हैं, वो आपसे उसका अलग से किराया लेंगे, ठीक है। एसी आ गया, आपने रखवा दिया अपने घर के अंदर। क्या ये फिट हो गया? क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? नो 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 नो।
क्यों? क्योंकि अभी इसका इंस्टॉलेशन होना बाकी है। इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन आएंगे, आपके घर पे एसी इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद आप एसी की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले पाएंगे। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि यार इसका कुल खर्चा लगा क्या, पूरा एसी कितने का पड़ा, तो आप क्या बोलते हैं? यही टर्म्स यूज होते हैं, यही वर्नाक्युलर यूज होता है, पूरा एसी कितने का पड़ा भाई? आप क्या कहते हैं? भाई कुल मिला के इतना खर्चा हुआ। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो कॉस्ट हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्सेज यानी मनी या मनीज इक्विवेलेंट, हम कहेंगे रिसोर्सेज मनी और मनीज इक्विवेलेंट। कहने का मतलब कोई चेक दे दिया, यूपीआई ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, ये सब कुछ रिसोर्सेज गिवन अप टू अक्वायर। क्या क्या अक्वायर करने के लिए? एनी काइंड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। और यहां पे हम एक स्पेशल मेंशन नोट लिखना चाहेंगे कि कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करती है। कॉस्ट इंक्लूड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां लिख रहे हैं फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्सो। यानी इन गुड्स को या सर्विसेज को आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के खर्चे और आपके लिए इस्तेमाल करने लायक बनाने के खर्चे भी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। एसी के एग्जाम्पल से मैं समझ सकता हूं आप लोग बहुत अच्छे से कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से आगे। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉसेस एंड इनकम्स। तो अब हमें पता करना है कि क्या है जी हमारे लॉसेस और क्या है हमारी इनकम्स। तो लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो लॉस क्या होता है सर? लॉस होता है नुकसान। अब नुकसान सर हो सकते हैं दो तरीके के, तो नुकसानों के दो तरीके हम जरा समझें। क्या हुआ? एक हो सकता है सर रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी आपने बिजनेस करा था, उसका जो नतीजा निकल के आया। तो सर दूसरा वाला लॉस किस तरीके का हो सकता है? दूसरा वाला लॉस हो सकता है द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, जिसके अगेंस्ट आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ, कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी against which no benefit is received। रिजल्ट ऑफ बिजनेस का मतलब देखिए, समझिए और जोर डालिए दिमाग पे। रिजल्ट ऑफ बिजनेस बोले तो आपकी रेवेन्यू हुई, आपको आमदनी हुई 1 लाख, लेकिन आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए? 1,20,000। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, ये है आपका लॉस। और यहां रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड, जैसे कि पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल लिया था मैंने आपके लिए, गोडाउन में लग गई आग, या लॉस हो गया किस वजह से? गोडाउन से सामान चुरा लिया गया यार हमारा। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, घोर कलयुग, सामान चुरा गया कोई गोडाउन से, वेयरहाउस से। दोनों सिचुएशंस में हमें हो रहा है लॉस। बिजनेस का रिजल्ट यानी हमने पूरे साल भर एक्टिविटीज करी, रेवेन्यू हुई 1 लाख, एक्सपेंसेस हुए 1,20,000, तो हमारा लॉस हुआ 20,000 का। हमारे गोडाउन में आग लग गई, उससे जो भी नुकसान हुआ वो भी है हमारा लॉस ही। तो लॉस को समझने के दो तरीके, दो तरह का नेचर हो सकता है लॉस का, ये हमने समझा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, दैट इज, क्या है हमारा अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है जी हमारा इनकम। अब इनकम्स क्या होती हैं सर, बताइए जरा हमें। हम बहुत जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं समझने के लिए। आप हमें समझाने वाले हैं कि इनकम आखिर होती क्या है। तो समझिए इनकम्स क्या है। इनकम्स हैं आपकी
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सिंपल, जो अभी आपने यहां कहा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस का अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये हो गई इनकम्स, यानी द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहां पे हमने नेगेटिव दिखाया, वो हुई आपकी लॉस। अगर इसी चीज को मैं पॉजिटिव बात करूं तो वो हो गई आपकी इनकम। अब सर एक मिनट, आपने ना यहां पे भी एक टर्म यूज किया है और उसे यहां पे रिपीट भी किया, जरा ये समझाएंगे? तो जरा समझो कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू होती है जी रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस। रिसीप्ट्स from sale of goods or provision of service। आप जिन गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं, जिन गुड्स में डील कर रहे हैं, या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड करके, उनमें डील करके जो भी रिसीप्ट आपकी हो रही है, दैट इज योर रेवेन्यू। पीछे समझा भी था हमने, रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब समझा था? रिपीटेटिव नेचर, बार बार मिल रही हैं। कब मिलेंगी बार बार? जब आप उन्हीं गुड्स को सेल करेंगे जिनमें आप डील करते हैं। अगर आप एक कपड़ा व्यापारी हैं और आप कपड़े में ही डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कपड़े से सेल करके जो आपको इनकम हो रही है, रिसीप्ट्स हो रही हैं, वो है आपकी रेवेन्यू, योर बिजनेस रेवेन्यू। ओके, चलिए, तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया थोड़े टॉपिक्स अभी समझ लिए, वर्ड समझ लिए भैया, लॉस भी समझ लिया हमने, इनकम भी समझ लिया। अब सर बस आपकी गणना के हिसाब से जो काउंटिंग आपने हमें दी थी कि आज हम 8 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उन 8 वर्ड्स में से लास्ट 2 वर्ड समझने की बारी हमारी आ गई है और हम एकदम कमर कस के तैयार हैं। सर जरा चलिए और समझाइए हमें फटाफट से कि क्या होती है हमारी प्रॉफिट्स एंड व्हाट आर गेन्स। तो प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, लॉसेस क्या थे? रिजल्ट ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? प्रॉफिट्स भी होंगे द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अब जरा गौर फरमाना, यहां पे आपने देखा कि इनकम्स क्या हैं? द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये अगर एक टाइम पीरियड, एक प्रोडक्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो आपकी इनकम हुई। जब मैं उसके आगे टर्म ऐड कर दूं टोटल, टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये होते हैं जी आपके प्रॉफिट्स। माइनर सा चेंज है, माइनर माइनर माइनर, बहुत ही माइनर सा चेंज है। प्रॉफिट्स में हम टोटल बिजनेस एज अ होल बात कर रहे हैं। लॉसेस में भी जैसा आपने देखा था, रिजल्ट ऑफ बिजनेस की बात हमने टोटल बिजनेस एज अ होल ही करी थी कि टोटल बिजनेस की जो टोटल आपकी इनकम्स हैं उसमें से टोटल अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करें और रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो तो हो गई जी लॉसेस। यहां पे रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव, रिजल्ट ऑफ बिजनेस यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट अगर आ रहा है इस इक्वेशन का, वो हो गई हमारी प्रॉफिट्स। तो सर फिर ये गेन क्या बला है? गेन है जी मॉनेटरी बेनिफिट या एडवांटेजेस जो बिजनेस के इंसिडेंटल हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं लेकिन इंसिडेंटल एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हैं, उससे होने वाले मॉनेटरी बेनिफिट या एडवांटेजेस को हम कहते हैं क्या? गेन्स। सर इसका एग्जाम्पल जरा आप देंगे? 1 मिनट देंगे, पहले आपको यह समझा दें मॉनेटरी बेनिफिट या एडवांटेजेस दैट आर incidental to the business। सर इसका मतलब क्या हुआ? समझो, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, बड़ा आलीशान सा ऑफिस है आपका, लेकिन इस ऑफिस में एक बात है, हर दिन अखबार आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग लेते हैं, कुछ नहीं तो
डेस्क पे बिछाने के लिए जब आपको लंच करना होता है। हो सकता है आप ऐसा ही कोई इस्तेमाल कर रहे हो। भाई इकोनॉमिक टाइम्स कभी सुना हो, देखा हो, तो उस बेचारे पेपर की तो बदकिस्मती ही यही है कि वो अखबार सिर्फ इसी काम आता है। बहुत मोटा सा एक पोथा टाइप सा वो अखबार आता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज होती है, लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता जिसके लिए वो बना है। उसका इस्तेमाल किया जाता है टेबल पे बिछाने के लिए जब आपको करना हो अपना लैविश सा लंच, क्योंकि उसका कलर ही कुछ ऐसा होता है। एक ऑरेंज कलर के पेपर पे वो छपता है और उसमें सारी न्यूज थोड़ी ऐसी होती है जो समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। उससे कहीं सहूलियत होती है उसको बिछा के उसके ऊपर जीमने की। तो हम इस चीज की अगर बात करें कि ये अखबार आप मंगवा तो रहे हैं हर दिन, और महीने भर के अखबार आपने कलेक्ट करके आखिर में करा क्या? इन अखबारों को आपने रद्दी में किया जी सेल। तो जो फायदा आपको हो रहा है वो हो गया आपके लिए गेन। इसी तरीके से कोई असेट थी आपकी जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, आपके किसी काम नहीं आ रही थी, उसको कबाड़ में बेचा, तो उस पे भी जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, जो मॉनेटरी एडवांटेज हमारे पास पड़े पड़े ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है हमें, लेकिन जैसे हम इसको सेल करने गए इससे कुछ हमें रिटर्न मिला। दैट माय फ्रेंड्स इज व्हाट? दैट इज गेन। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी और फिक्स्ड असेट्स, कुछ भी। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हम कंबाइंड एक साथ ही बोल देते हैं कि भैया जो हमारी फिक्स्ड असेट्स थी जिनसे हमने सोचा था कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमने उन्हें बेचा तो हमें मिल गया, दैट इज अ गेन। इसके साथ में एक एग्जांपल और दूं। एक एग्जांपल है क्या? विक्ट्री इन अ कोर्ट केस। आपकी कंपनी के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट कोई केस हुआ था, हम तो उम्मीद ही छोड़ के बैठ गए थे, लेकिन हमारे वकील ने कुछ ऐसा धमाल किया, कमाल किया कि हम वो केस जीत गए। वो हमारे फेवर में डिक्लेयर हुआ और उससे हमें बहुत बहुत फायदा हुआ। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गेन्स। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या टर्म समझ लिए? आपने समझ लिए जी सर रिसीप्ट्स क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंसेस क्या है सर, कॉस्ट क्या है सर। उसके अलावा हमने क्या समझा? हमने समझा लॉसेस, इनकम्स एंड एज यू कैन सी प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो आज के इस डिस्कशन को यहीं रोकते हुए, फायदे नुकसान नफा नुकसान की सारी बातों को अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ब्रेक देते हुए चाहूंगा आप सभी से लेना विदा। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी इस यात्रा की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का, अपनी सेहत का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस प्यारी सी छोटी सी इजीली फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहूंगा जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल। ठीक है, तो इसी स्माइल के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।